रजत इस वक्त अपने घर के हॉल में बैठा था और फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था क्योंकि अभी 1 घंटे पहले ही उसे न्यूज़ मिली कि उसने अभी कुछ दिन पहले जो शेयर्स खरीदे थे वो सारे मिट्टी के दाम गिर चुके हैं। उसने उन शेयर्स पर तकरीबन 100 करोड़ लगाए थे और अब वो सारे पैसे मिट्टी हो चुके थे। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी वो शेयर्स कैसे गिर गए? ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे रीजन जानना है कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। तभी सामने से आवाज आई, आगाज चौहान की वजह से। रजत दांत पीसते हुए बोला, आगाज चौहान? सामने वाला एक बार फिर से बोला, हाँ, उसने अपने कुछ शेयर्स बाजार में लाइव कर दिए जिसकी वजह से सारा दाम अब उन पर लग रहा है और आपके शेयर्स अब बिल्कुल मिट्टी के भाव हो चुके हैं। बाजार में सिर्फ और सिर्फ आगाज चौहान का नाम गूंज रहा है। हर कोई उन शेयर्स में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, इसलिए आपके शेयर्स पर किसी की नज़र भी नहीं है। रजत गुस्से से कांपते हुए बोला, मैं तुम्हारे मुंह से उसका गुणगान सुनने के लिए तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे बस इतना बताओ कि अब मेरे शेयर्स वापस नॉर्मल कैसे होंगे? सामने वाला हंसा और बोला, आप पागल हो गए क्या मिस्टर मल्होत्रा? क्या आप इतनी सी बात नहीं जानते कि एक बार जो शेयर्स बाजार में गिर जाए उनका उठाना कितना मुमकिन होता है? आप बस ये समझे कि आपका ये 100 करोड़ तो मिट्टी में मिल गए। रजत ने जैसे ही ये बात सुनी उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने वो शेयर्स लिए ही इसलिए थे ताकि उसका बेनिफिट हो। 100 करोड़ के शेयर्स से उसे लगभग से 100 करोड़ का ही बेनिफिट होने वाला था, जो कि बहुत ज़्यादा था। वो आगाज चौहान को बिजनेस में हराना चाहता था, इसलिए ये वाले दाव पेज चल रहा था ताकि जल्दी से जल्दी उसका बेनिफिट हो और वो और भी ज़्यादा अमीर हो जाए और फिर चौहान इंडस्ट्रीज को चैलेंज कर सके। लेकिन यहाँ पर तो उसका पहले ही दाव उस पर ही उल्टा पड़ गया था। तभी रोशनी वहाँ पर आई और गुस्से से रजत की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या हरकत है रजत? रजत ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, अब क्या हुआ? देखो, पहले ही मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म है और ज़्यादा गर्म मत करो। चली जाओ यहाँ से। मैं अभी तुमसे बात करने की उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही रोशनी चिल्लाते हुए बोली, बकवास मत करो मेरे सामने। इतनी औकात नहीं है तुम्हारी जितनी तुम जुबान चला रहे हो। मैं यहाँ से चली जाऊंगी कि क्या मतलब होता है? ये मेरा घर है रजत, ये बात मत भूलो तुम। इस घर के बाहर नेम प्लेट बेसिक से तुम्हारा ही लगा है, लेकिन इस बात का तो कभी मत बोलना कि तुम बिजनेस में लगभग से डूब चुके थे। अगर मैं तुम्हें सहारा नहीं देती। तो उसकी बात सुनकर रजत गुस्से से कांपते हुए अपनी जगह से उठा और अगले ही पल रोशनी की तरफ बढ़ गया। वो रोशनी पर अपने हाथ उठाने ही वाला था कि रोशनी ने उसका हाथ बीच हवा में ही रोक दिया और बोली, मैं तुम्हारे मॉम डैड की तरह नहीं हूँ रजत, जो तुम्हारी बदतमीजियाँ बर्दाश्त करूँगी। तुमने मेरे कार्ड ब्लॉक किए, इतनी ही गलती काफ़ी है तुम्हारी। मुझे तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए कि तुम कोई नहीं होते मेरे कार्ड ब्लॉक करने वाले। ये बिजनेस जिस पर आज तुम्हें गुरूर हो रहा है ना, तुम कब के भिखारी हो गए होते अगर मेरे डैड तुम्हारी हेल्प नहीं करते तो। उसकी बात सुनकर रजत को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन गुस्से से ज़्यादा उसे हैरानी हो रही थी क्योंकि उसने तो रोशनी के कार्ड ब्लॉक किए ही नहीं थे। वो ऐसा कर ही नहीं सकता था। वो हैरानी से बोला, कौन से कार्ड की बात कर रही हो तुम? रोशनी गुस्से से बोली, ओह रियली? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना सकते हो? मेरे सामने ड्रामा मत करो। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक ही वहाँ दरवाजे से कदमों की आहट सुनाई दी। उन दोनों ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा तो कुछ बैंक ऑफिसर्स और उनके साथ इंस्पेक्टर की एक टीम अंदर की तरफ आ रही थी। बैंक ऑफिसर्स में से एक आगे की तरफ आया और आकर रजत के सामने खड़ा हो गया। उन्होंने एक लीगल नोटिस रजत को दिया और बोले, आपने हमारे बैंक से पूरे 150 करोड़ रुपए का लोन लिया था मिस्टर रजत मल्होत्रा, और पिछले 2 महीनों से आपने ईएमआई पे नहीं की है, इसलिए हम आपको ये लीगल नोटिस देने आए हैं। आपके पास 3 दिन है ईएमआई पे करने के लिए। अगर आपने इन 3 दिनों में ईएमआई पे नहीं की तो आप पर एक्शन लिया जाएगा। 3 दिन बैंक को आपका इंतजार रहेगा। आई होप आप अपने सारे डेबिट टाइम से
पे करे। ये बोलकर वो ऑफिसर्स वहां से जाने लगे। रजत जल्दी से बोला, लेकिन ईएमआई तो ऑटोमेटिक भी होती है ना? तो वो तो मेरे बैंक अकाउंट से कट हो गई होगी। आज उसकी ड्यू डेट थी। ऑफिसर जल्दी से बोले, अगर ऐसा है तो आप प्लीज अपने बैंक अकाउंट चेक कीजिए रजत मल्होत्रा, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस शो कर रहे हैं। अगर हमें हमारे पैसे मिल जाते तो हम ये लीगल नोटिस आपको देने क्यों आते? खैर, आप प्लीज़ जो भी इश्यू है उसे देखिए और जल्द से जल्द बैंक को उनका पैसा वापस कीजिए। ये बोलकर वहाँ से चले गए और रजत के हाथों में बस वो लीगल नोटिस रह गया। अब उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। रोशनी ने अगले ही पल उसका गिरेबान पकड़ लिया और बोली, क्या हरकत है ये? कहाँ गए हमारे सारे पैसे? तुमने मेरे कार्ड ब्लॉक कर दिए, बैंक के पैसे नहीं दिए। ये सब क्या कर रहे हो तुम? रजत देखो, अगर तुम्हें बिजनेस में जरा सा भी लॉस हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। भूलो मत कि ये बिजनेस बेसिक से चला तुम रहे हो, लेकिन इस पर लगा एक एक पैसा मेरा और मेरे डैड का है। तुम्हारे मॉम डैड ने तो तुम्हें जो पैसे दिए थे वो तुमने कब के बर्बाद कर दिए। और तो और तुमने तो अपने मॉम डैड की सारी प्रॉपर्टी भी बर्बाद कर दी और उन्हें वृद्धाश्रम। ये बोलते हुए वो चुप हो गई थी। वही रजत हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। वहीं दूसरी तरफ आकाश इस वक्त पुलिस स्टेशन में था और उसकी गहरी नजरें सामने जमीन पर गिरे हुए अमांस और रितिका पर थी। अमांस को उसने चौहान मेंशन में तो तोड़ा ही था, लेकिन पुलिस स्टेशन में आकर भी इंस्पेक्टर ने उस पर अपना हाथ खूब साफ किया था। रितिका उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी। अमांस तो कुछ बोलने की हालत में भी नहीं था। आगाज उस सेल में खड़ा था जहां पर अमांस और रितिका को रखा हुआ था और रितिका उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी, उससे भीख मांग रही थी कि वो उसे माफ कर दे। वैसे भी उसने तो कुछ ज्यादा किया ही नहीं। समस्तिका की जो भी हालत अतीत में की गई थी, उसके पीछे तो अमांस और दिव्या का हाथ था। आगाज मुस्कुराते हुए उसकी बात सुन रहा था। इतना तो वो भी जानता था कि समस्तिका की हालत में जिम्मेदार वो नहीं थी, लेकिन उसके बाद उसने जो किया वो उस चीज को कभी भूल नहीं सकता था। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा तो मैं वो हाल करूंगा रितिका कि तुम पूरी जिंदगी याद रखोगी कि तुमने आगाज चौहान की बेबी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। लेकिन तुम्हें सजा देने के लिए मैं पूरी जिंदगी इंतजार नहीं कर सकता। ये बोलते हुए उसने अब अमांस की तरफ देखा। अमांस हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। वो पहले ही अधमरी हालत में पहुंच चुका था। उसकी सांसें चल रही थी। फिलहाल इतना ही काफी था। इसके अलावा उसके शरीर में और जान नहीं बची थी। उसके हाथ पैर बिल्कुल ढीले हो चुके थे और खून से वो लहूलुहान हो गया था। किसी भी वक्त उसकी जान जा सकती थी, लेकिन आगाज नहीं चाहता था कि उसकी जान अपने आप जाए। वो उसे खुद से मारना चाहता था। इसलिए वो उसकी तरफ आया और अगले ही पल उसने उसके सीने पर अपना पैर रखा। आगाज ऊपर खड़ा था और उसके पैरों में अमांस लेटा हुआ था। सिर्फ पैरों में लेटा हुआ नहीं था, बल्कि वो बिल्कुल पैरों के नीचे था। आगाज ने अब अपने पैर पर थोड़ा सा दबाव बनाया तो अमांस ऊपर की तरफ उठा और जोर से उसकी हिचकी निकली। अमांस की इस हालत पर आगाज के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन साथ ही साथ उसके चेहरे पर गुस्सा भी झलकने लगा। रितिका मौत का वो मंजर देखकर हैरान थी। वो जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर आगाज करना क्या चाहता है। वहीं आगाज ने अब एक बार फिर से अपने पैर पर थोड़ा सा दबाव बनाया तो अमांस एक बार फिर से हल्का सा ऊपर की तरफ उठा और इस बार उसे खून की उल्टी आ गई, जिसके दाग थोड़े बहुत आगाज के जूते पर भी लग गए। उसने रितिका की तरफ देखा और बोला, तुम माफी चाहती हो ना? मैं तुम्हें माफ कर दूंगा अगर तुम मेरा ये जूता साफ कर दोगे तो। उसकी बात सुनकर रितिका ने उसके जूते की तरफ देखा। एक जूता साफ करने के बदले अगर उसे उसकी जान की भीख मिल रही है तो भला वो कैसे पीछे हट सकती थी। वो तुरंत आगे की तरफ आई और बोली, कपड़ा कपड़ा चाहिए। आगाज मुस्कुराया और बोला, क्यों, तुम्हारे हाथ नहीं है क्या? अपने हाथों से साफ कर दो। रितिका ने मुंह बनाया। वहां पर अमांस का गंदा खून लगा हुआ था। वो जल्दी से बोली, इतना गंदा खून मैं कैसे साफ करूं? आगाज मुस्कुराया और बोला, इतने गंदे खून को अपने पेट में भी तो तुमने पाला था ना? वो भी तो इसी का ही था।
जब प्रॉपर्टी के लिए तुम इसके गंदे खून को अपने पेट में जगह दे सकती हो, तो हाथ क्यों नहीं लगा सकती? उसकी बात पर रितिका चौंक गई। बेइज्जती का इतना बड़ा थप्पड़ आगाज उसे इस तरह से मारेगा, उसने सोचा नहीं था। उसने अपना कांपता हुआ हाथ आगाज के जूते की तरफ बढ़ाया और अगले ही पल आगाज ने एक बार फिर से अपने पैर पर जोर से दबाव बनाया तो अमांस का सर एक बार फिर से ऊपर की तरफ उठा और इस बार उसे और भी ज्यादा खून की उल्टी हुई। वो दर्द से तड़प रहा था, लेकिन अब अचानक ही वो एकदम से शांत हो गया और रितिका जोरों से चिल्ला पड़ी। उसका पूरा हाथ गंदे खून से भर चुका था और वो तुरंत पीछे की तरफ हट गई। आकाश के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन आ गए। वो रितिका की तरफ देखते हुए बोला, इसे तो मैंने इतनी आसानी से मौत दे दी, लेकिन तुम्हें तुम्हें मैं मौत नहीं दूंगा रितिका। तुम पूरी जिंदगी जेल में सरोगी और आई विल मेक श्योर कि तुम पूरी जिंदगी जेल से बाहर ना आओ। कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम्हें तुम्हारे इस नए घर के लिए। ये बोलते हुए उसने एक नज़र पूरे सेल को देखा और फिर तिरछा मुस्कुराकर वहां से पीछे की तरफ हट गया। रितिका जो अब तक एकदम सुन थी, वो अब जल्दी से होश में आई और सलाखों की तरफ भागते हुए आकर बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते आगाज। मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त थी, मैं तुमसे प्यार करती थी। बस मैं भटक गई थी, लेकिन तुम तो मुझे ऐसी सजा। आगाज ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोला, तुम मेरी दोस्त थी रितिका, लेकिन जिस दिन तुमने मेरी बीबी पर अटैक किया ना, उस दिन तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। गलतियां तो मुझसे भी हुई थी, लेकिन उन गलतियों में बेशक से मैंने मेरी समस्तिका के दिल को थोड़ा हर्ट किया था, लेकिन कभी उसे जान से मारने का नहीं सोचा। और जिस तरह से तुमने पैसों के लिए इस गंदगी से शादी की थी ना, मेरी नज़रों से तुम उसी दिन उतर गई थी। बस चुप था तो सिर्फ और सिर्फ अपनी परी के लिए, वरना तुम्हारा खेल तो मैं बहुत पहले खत्म कर चुका होता। ये बोलकर अब वो बिना एक पल रुक वहां से जा चुका था और रितिका बस जोरों से चिल्लाती रह गई, लेकिन अब उसका चिल्लाना चीखना सुनने वाला कोई नहीं था। उसकी फैमिली ने तो उसे रिश्ता तभी तोड़ लिया था जब उसने अमाश चौहान से शादी की थी, ये जानते हुए कि अमाश चौहान एक नंबर का दगाबाज है और बिजनेस में वो कितना बड़ा ठग है। उन लोगों ने रितिका को उससे शादी करने से मना किया था, लेकिन रितिका नहीं मानी तो उन लोगों ने रितिका से ही रिश्ता तोड़ दिया था। वैसे भी उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे थे और उसके डैड के अलावा उसकी घटिया हरकतों में साथ देने वाला कोई भी नहीं था। उसकी मॉम बहुत अच्छी शख्सियत की मालकिन थी और उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनकी बेटी इस तरह से गलत रास्ते पर जाए। अमांस को मारने के बाद और रितिका को पूरी जिंदगी की सजा देने के बाद अब आगाज पुलिस स्टेशन से बाहर निकला और बाहर आते ही अपनी गाड़ी में बैठता हुआ चौहान मेंशन जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसका फ़ोन बजा और उसने फ़ोन की तरफ देखा। फ़ोन पर तरुण का कॉल आ रहा था। एक पल में ही उसने कॉल रिसीव किया। सामने से तरुण की आवाज़ आई, बॉस मुझे उनके बारे में पता चल गया है, उम्मीद वृद्ध आश्रम, वो दोनों वहाँ पर है। आगाज वृद्ध आश्रम का नाम सुनकर ही एक पल के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। वो जानता था कि जिन लोगों से वो मिलने जा रहा है वो भी कहीं न कहीं समस्तिका के गुनहगार हैं, लेकिन जब उन्हें किस्मत ने सजा दे ही दी है, तो अब समस्तिका भी उन लोगों को माफ कर दे। वो चाहता था कि समस्तिका एक सुकून की जिंदगी जिए, उसके दिल में कोई मलाल ना रहे। इसलिए उसने उसके मॉम डैड के बारे में पता लगाया था और जब उसे पता चला कि रजत ने पैसों के लिए अपने मॉम डैड को ही अपने घर से बाहर निकाल दिया और उनकी प्रॉपर्टी को भी हड़प लिया, जिसे वो बाद में पूरा खराब कर चुका था, तो आगाज को जो सही लगा उसने वही किया। अब उसकी गाड़ी उम्मीद वृद्ध आश्रम की तरफ बढ़ चुकी थी। कुछ देर बाद उम्मीद वृद्ध आश्रम आगाज की गाड़ी पार्किंग एरिया में रुकी और वो अंदर की तरफ आया। अंदर आते ही तरुण सीधा उसे उस कमरे में लेकर गया जहाँ पर मिस्टर मल्होत्रा और मिसेस मल्होत्रा दोनों थे और दोनों ही काफ़ी बुरी हालत में थे। वो इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे कि अपने पैरों पर बिना किसी सहारे के खड़े भी नहीं हो सकते थे। जब आगाज उनके सामने आकर खड़ा हुआ तो वो दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे, जैसे पहचान करने की कोशिश कर रहे हो कि क्या उनके सामने जो शख्स है वो उसे जानते हैं। आकाश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आप लोग शायद मुझे नहीं जानते या फिर
जानते हैं लेकिन पहचान नहीं पा रहे हैं। पर मैं आप लोगों को जानता भी हूँ और पहचानता भी हूँ। मैं आगाज चौहान हूँ, आपकी बेटी सुमस्तिका चौहान का पति। उसकी बात सुनकर मिस्टर और मिसेस मल्होत्रा दोनों चौंक गए और दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। बेटी के लालच में उन्होंने अपनी सुमस्तिका से मुंह मोड़ लिया था। मिस्टर मल्होत्रा अगर ऐसा करते तो शायद बात समझ भी आता, लेकिन मिसेज मल्होत्रा तो सगे बेटे के मोह में अपनी खुद की बेटी को ही भूल गई थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगाज हल्का मुस्कुराया और बोला, प्लीज रोना बंद कीजिए। मैं जानता हूँ आप लोग भी अपने कर्मों की सजा पा चुके हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता अब आप लोगों को और सजा मिले। बस जो हुआ उसे भूल जाइए। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी समस्तिका के पास चलिए और उससे मिलिए। उसे आप लोगों के प्यार की जरूरत है। मैं मेरी समस्तिका को दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ, और अगर उसे उसके माँ बाप मिल जाएंगे तो इस बात से बड़ी खुशी कोई नहीं होगी। मिसेज मल्होत्रा जल्दी से बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम उसके सामने नहीं जा सकते। हम किस मुंह से उसके सामने जाएंगे? जब उसे हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब हमने उससे मुंह मोड़ लिया। प्रेग्नेंट थी वो, हमें उसे समझना चाहिए था। प्यार ही तो किया था उसने, और प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता। लेकिन हमने हमने तो जैसे उसे मरा हुआ ही समझ लिया। हम उसके गुनहगार हैं। आगाज, हम उसके सामने नहीं जा सकते। आगाज ने उनके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, आपकी समस्तिका बहुत समझदार हो चुकी है मिसेज मल्होत्रा। अगर आप उसे अपने गले लगाएंगी ना, वो सारे गिले शिकवे भूल जाएगी। एक बार उसके सामने तो चलिए। दिल में जितनी भी तकलीफ है वो सारी दूर हो जाएगी। उसकी बात सुनकर मिस्टर मल्होत्रा और मिसेज मल्होत्रा दोनों के चेहरे पर हल्की हल्की खुशी झलक रही थी। कुछ देर बाद चौहान मेंशन के पार्किंग एरिया में आगाज की गाड़ी रुकी और आगाज गाड़ी से बाहर निकला। पीछे से मिस्टर और मिसेज मल्होत्रा दोनों गाड़ी से बाहर आए और आगाज के साथ अंदर की तरफ आ गए। स्वस्तिका आशी के साथ हॉल में ही थी और उसके साथ खेल रही थी। आशी खेल कम और स्वस्तिका के मुंह से आगाज की शिकायतें ज्यादा सुन रही थी। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई और स्वस्तिका ने मुस्कुराते हुए सामने की तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। स्वस्तिका हॉल में आशी के साथ खेल रही थी, लेकिन जब उसकी नज़र सामने दरवाजे पर गई तो उसकी मुस्कुराहट अचानक से गायब हो गई। मुस्कान उसके साथ ही खड़ी थी। उसने भी जब अचानक से समस्तिका को शांत होते हुए देखा तो वो तुरंत उसके पास आई और बोली, क्या हुआ? ये बोलते हुए जब उसकी नज़रें सामने दरवाजे पर गई तो उसके चेहरे पर भी असमंजस भरे एक्सप्रेशंस थे। आगाज मिस्टर और मिसेज मल्होत्रा को लेकर आगे की तरफ आया और आकर समस्तिका के सामने खड़ा हो गया। समस्तिका ने तुरंत अपना चेहरा घुमाया और बोली, ये अनजान लोग कौन है चौहान साहब? आप इन्हें यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? और ले आए हैं तो आप इनसे बातें कीजिए। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ये बोलते हुए वो थोड़ा हड़बड़ा सी रही थी, जैसे वो अपने पेरेंट्स का सामना ही ना करना चाहती हो। वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन आगाज ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोला, कहीं नहीं जाओगे तुम। और ये अनजान नहीं है, ये तुम्हारी बातों ने प्रूव कर दिया परी। ये लोग तुम्हारे अपने हैं, और कितने अपने हैं ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। समस्तिका ने तुरंत कहा, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरे अपने नहीं हैं, मेरा सिर्फ एक ही परिवार है चौहान साहब, जिसमें आप है, दादाजी है, माँ है, अब मुस्कान भी है, और मेरे दोनों बच्चे, मेरा आस्तिक और मेरी आसी। इसके अलावा मैं और किसी को नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए, मुझे मेरे रूम में जाना है। ये बोलकर वो एक बार फिर से आगाज से अपना हाथ छुड़ाने लगी। मिसेज मल्होत्रा उसकी तरफ देखते हुए बोली, इतनी नाराज हो हमसे? समस्तिका तुरंत बोली, आपसे कैसी नाराजगी मिसेज मल्होत्रा? नाराज अपनों से हुआ जाता है, गैरों से कैसी नाराजगी? मिसेज मल्होत्रा उसकी बात सुनकर रोने लगी। मिस्टर मल्होत्रा ने उनके कंधे पर अपने हाथ रखे और उन्हें शांत करने की कोशिश करते हुए बोले, तुम्हारा नाराज होना जायज़ है परी। हमने गलती ही ऐसी की है कि नाराज़गी तो क्या, तुम्हें तो हमसे नफरत होनी चाहिए। लेकिन अगर हो सके तो हमें माफ़ कर दो बेटा। ये बोलते हुए अब उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए। समस्तिका ने गुस्से भरी नज़रों से उनकी तरफ देखा और बोली,
माफ़ी? कैसी माफ़ी मिस्टर मल्होत्रा? मैं जब आप लोगों को जानती ही नहीं, तो मैं आपको माफ़ करने वाली कौन होती हूँ? और आप दोनों अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपका बेटा आपके साथ नहीं आया? वो बेटा जिसमें आपकी जान बसती है, जिसके लिए आप कुछ भी छोड़ सकते हैं। और कुछ तो छोड़िए, आपने अपनी ही पैदा की हुई बेटी को छोड़ दिया, उसे पराया कर दिया। वो भी तब जब उसे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उसे छोड़ दिया दुनिया में ठोकरें खाने के लिए। तो क्या हुआ, अब आपका बेटा आपके साथ नहीं आया? ये बोलते हुए उसकी आंखों में ना सिर्फ शिकायत बल्कि तकलीफ भी नजर आ रही थी। अपने मॉम डैड को देखकर उसके दिल में एक दर्द उठ रहा था। मिसेज मल्होत्रा उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुमने जो कहना है तुम कह सकती हो परी। हम जानते हैं कि हम गलत हैं। तुम्हारी बातें तो क्या, अगर तुम हमें सजा भी दोगी तो हम उस सजा के लिए भी तैयार हैं। लेकिन बस हमें माफ़ कर दो। हम बस तुमसे माफ़ी चाहते हैं। हम जीवन के उस पड़ाव पर है जब कोई पता नहीं कि कब हमारी सांसें रुक जाए। तुम्हारी माफ़ी के बिना हम मरना नहीं चाहते। बस एक बार कह दो कि तुमने हमें माफ़ कर दिया। समस्तिका गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, नहीं करूँगी मैं आपको माफ़, बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मेरे साथ सबसे गलत अमांस ने किया है मॉम। मैं उन्हें माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन आपको आपको बिल्कुल भी नहीं। वो तो पराए थे, उन्होंने मेरे साथ गलत किया तो समझ में आता है। उन्हें तो मेरा दर्द महसूस भी नहीं हुआ होगा। उन्होंने तो मुझे इस्तेमाल करके छोड़ दिया। लेकिन आप लोग तो मेरे अपने थे ना। मेरे अपने माँ बाप, मुझे पैदा किया था आपने। मुझे इस दुनिया में लेकर आए थे आप। तो आपको मेरा दर्द कैसे महसूस ही नहीं हुआ? आप तो एक माँ है ना मॉम। तो आपको मेरी तकलीफ क्यों नहीं महसूस हुई? उसकी बातें सुनते हुए मिस्टर और मिसेज मल्होत्रा ने अपना चेहरा झुका लिया। समस्तिका जो कुछ भी बोल रही थी वो बिल्कुल सही बोल रही थी। उसकी कड़वी बातें कड़वी ज़रूर थीं, लेकिन झूठ नहीं थी। समस्तिका व्यंग से मुस्कुराई और बोली, आपको मेरा दर्द महसूस भी होता तो कैसे होता? जो एक सौतेली बेटे के लिए अपनी ही बेटी को छोड़ दे, उसे मेरा दर्द कैसे महसूस होता मॉम? लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। आपने कहा था मुझे कि अगर मैं अपना बच्चा गिरा दूँ, तो आप लोग मुझे अपना लेंगे। सॉरी मॉम, लेकिन मैं आपकी तरह पत्थर दिल नहीं। आप लोगों को माफ़ करने वाली मैं कौन होती हूँ? अगर सच कहूँ तो मेरे दिल में आपके लिए कोई गिला शिकवा है ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों से नाराज़ नहीं हूँ या आप लोगों से कोई रिश्ता रखना चाहती हूँ। बिल्कुल भी नहीं। अब मेरे दिल में आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं। मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं। आप लोगों ने रजत भाई के लिए मुझे छोड़ा था ना, तो आप उनके पास जाइए ना। आप तो उनके साथ खुश रह रहे होंगे, काफ़ी अच्छे से ख्याल रखते होंगे वो आपका। उसकी बातें सुनते हुए मिस्टर मल्होत्रा और मिसेस मल्होत्रा की आंखों से बस आंसू बह रहे थे। वो किस मुंह से उसे बताए कि जिस बेटे के प्यार में अंधे होकर उन्होंने उसे छोड़ा, वो तो कब का उन्हें वृद्ध आश्रम भेज चुका था। आगाज समस्तिका की नाराजगी को समझ रहा था। वो समस्तिका पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता था, लेकिन उसका फर्ज बनता था कि पूरी सच्चाई वो समस्तिका को बताए, उसे समझाए। इसलिए उसने समस्तिका के कंधों को अपने हाथों में थामा और बोला, मैं जानता हूँ तुम अपने मॉम डैड से नाराज हो परी, और तुम्हारी नाराजगी कहीं से भी गलत नहीं है। तुम्हें नाराज होने का पूरा हक है। एक बच्चा अगर अपने माँ बाप से शिकायत नहीं करेगा तो और किससे करेगा? लेकिन उनकी हालत तो देखो, अब वो उस हालत में नहीं है कि वो तुम्हारी नाराजगी या शिकायत बर्दाश्त कर पाए। वो पहले ही तकलीफों के मारे हैं। आगाज की बात सुनकर शमस्तिका ने एक नज़र हैरानी से अपनी मॉम डैड की तरफ देखा। उन्हें देखकर उसे अजीब तो लग रहा था, क्योंकि मल्होत्रा खानदान के लोग इतने सस्ते कपड़े पहने, ऐसा नहीं हो सकता था। उनके पैरों में पहनी हुई चप्पल भी 300 से 400 से ऊपर की नहीं थी, जबकि उसके मॉम डैड तो बेहिसाब खर्च करते थे। उनके पैरों में पहने हुए जूते भी 70 से 80 हज़ार से कम नहीं होते थे, और कपड़े तो उससे भी ज़्यादा महंगे। आगाज ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, रजत ने तुम्हारे मॉम डैड को वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया, वो भी 3 साल पहले ही। 3 साल से वो लोग वृद्ध आश्रम में हैं, और रजत ने अपने मॉम डैड की सारी प्रॉपर्टी भी सेल कर दी। तुम्हारे मॉम डैड की, और अभी वो बहुत ज़्यादा लॉस में है। हालांकि उसका घमंड नहीं गया है, इसलिए मैं
उसके लिए तुमसे कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मॉम डैड को माफ़ कर दो। उन्हें समझ में आ गया है कि बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता। अगर औलाद अच्छी ना हो तो क्या बेटा और क्या बेटी। उनके बेटे ने उनके साथ विश्वासघात किया है, लेकिन उनकी बेटी तो ऐसी नहीं है ना। वो तो उन्हें प्यार करती है, तो उन्हें उनकी गलती की माफ़ी दे सकती है ना। और मैं नहीं चाहता मेरी परी किसी का दिल दुखाए, क्योंकि मेरी परी किसी का दिल दुखाने वाली है ही नहीं। वो तो किसी गैर को तकलीफ ना दे, तो अपने मॉम डैड को तो तकलीफ देना ही क्या। उसकी बात सुनते हुए समस्तिका रोने लगी थी। उसने अब रोते हुए अपने मॉम डैड की तरफ देखा और जल्दी से जाकर उन दोनों के गले लग गई। अब उसका रोना भी जोरों पर था और उसके मॉम डैड भी बिलक बिलक कर रो रहे थे। दूसरी तरफ खड़ी मुस्कान और वैष्णवी जी मुस्कुराते हुए समस्तिका और उसके मॉम डैड को देख रहे थे। तभी दरवाजे की तरफ से आवाज़ आई, मुझे पूरी तरह से बर्बाद करके यहाँ पर इमोशनल ड्रामा किया जा रहा है। ये आवाज़ सुनकर आकाश ने तुरंत नजरें उठाकर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ पर रजत मल्होत्रा खड़ा था। उसे वहाँ पर देखकर उसे ज़्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था कि उसने जिस तरह से रजत का शिकार किया है, वो दर्द से तड़पता हुआ उसके पास जरूर आएगा। अब आकाश ऑफिस तो जा नहीं रहा था, तो उससे मिलने का सिर्फ एक ही ठिकाना था, और वो था चौहान मेंशन। रजत के साथ रोशनी भी थी, जो गुस्से से आकाश को देख रही थी, लेकिन अब उसकी नज़रें समस्तिका और मिस्टर मल्होत्रा और मिसेस मल्होत्रा पर थी। वो उन तीनों को ऐसे देख रही थी जैसे वो तीनों कोई कीड़े मकोड़े हो जिससे उसे एलर्जी हो। एटीट्यूड से चलते हुए वो आगे की तरफ आई। वही रजत भी आकाश के सामने आकर खड़ा हुआ और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ऐसी घटिया हरकतें करने की। तुम क्या समझते हो तुम मुझे ऐसे हरा दोगे? चाहते क्या हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा बिजनेस बर्बाद कर दोगे और मैं चुप बैठा रहूंगा? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। आगाज मुस्कुराया और बोला, इतना तिलमिला क्यों रहे हो? मैंने तो वही किया जो तुम मेरे साथ करना चाहते थे। तुम्हें क्या लगा तुम मेरी कंपनी के शेयर्स के साथ छेड़छाड़ करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? अगर मैंने तुम्हारा ही दांव तुम पर चला दिया तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? उसकी बात सुनकर रजत का चेहरा गुस्से से कांपने लगा और अगले ही पल उसने आकाश का गिरेबान पकड़ लिया। वो चिल्लाते हुए बोला, समझते क्या हो तुम खुद को? मैंने जो किया सो किया, लेकिन तुम्हें बर्बाद तो नहीं किया ना? पर तुमने तो मुझे बर्बाद कर दिया। उसे आकाश का गिरेबान पकड़ते हुए देख मिस्टर मल्होत्रा तुरंत उसकी तरफ बढ़ गए और उसे आकाश से दूर करने लगे। लेकिन जब रजत ने उनका हाथ अपने हाथ पर महसूस किया, तो वो तुरंत उन्हें धक्का देते हुए बोला, हाथ मत लगाना मुझे। मिस्टर मल्होत्रा लड़खड़ा गए और पीछे गिरने लगे, लेकिन समस्तिका ने जल्दी से उन्हें संभाल लिया और गुस्से भरी नज़रों से रजत को देखने लगी। मिस्टर मल्होत्रा आगाज और रजत के बीच जाकर उन्हें एक दूसरे से दूर करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि रजत आगाज के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहा था। लेकिन जैसे ही मिस्टर मल्होत्रा ने रजत को हाथ लगाया, रजत ने तुरंत उन्हें पीछे की तरफ धक्का दिया और बोला, दूर रहो मुझसे। मिस्टर मल्होत्रा पीछे की तरफ लड़खड़ा गए, लेकिन वो नीचे गिरते उससे पहले ही समस्तिका ने उन्हें संभाल लिया था। अब उसकी नज़रें रजत पर थी, जिसके चेहरे पर अभी भी गुस्सा झलक रहा था। उसे एक पल के लिए भी ये अफसोस नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसने जो हरकत की, उसके बाद मिस्टर मल्होत्रा नीचे गिर सकते थे। उन्हें कुछ भी हो सकता था। वो गुस्से से रजत की तरफ देखते हुए बोली, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे डैड को धक्का देने की? रजत, जो आगाज को गुस्से से देख रहा था, वो तुरंत समस्तिका की तरफ देखते हुए गुस्से से बोला, तो तुम भी अपने डैड को अपने पास रखो, उन्हें मुझसे दूर रखो। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है मुझे हाथ लगाने की। ब्लडी लो स्टैंडर्ड्स पीपल, उनकी औकात नहीं है मुझे हाथ लगाने की। रजत की बात सुनकर समस्तिका के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट आ गई। वो हंसी और बोली, आपकी औकात तक उन्हें पहुंचना भी नहीं है मिस्टर रजत मल्होत्रा। और रही बात उनके स्टैंडर्ड की, तो उनका स्टैंडर्ड क्या है और क्या नहीं, ये तो आप ही बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बस गलती उनसे इतनी सी हुई कि उन्होंने एक सांप को दूध पिलाया। रजत गुस्से से कांपते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे सांप कहने की? समस्तिका एक बार फिर से व्यंग से मुस्कुराई और बोली, कितनी अच्छी तरह से आप खुद को जानते हैं। मैंने तो आपका नाम भी नहीं लिया, लेकिन फिर भी आपको पता लग गया कि मैंने
आपको ही सांप कहकर बुलाया है। इतनी अच्छी तरह से कोई अपने आप को नहीं जानता, जितनी अच्छी तरह से आप जानते हैं। मिस्टर रजत मल्होत्रा। उसकी बात सुनते हुए रजत कुछ कहता उससे पहले ही रोशनी बोली, बकवास बंद करो अपनी, अपने भाई से बात करने की तमीज नहीं है क्या तुम्हें? पर बदतमीज तो तुम पहले से ही बहुत थी और कैरेक्टरलेस भी। जैसे उसने कहा, आगाज गुस्से से गरजा, खबरदार अगर मेरी बीवी के बारे में कुछ भी कहा तो मेरे घर में खड़े होकर अगर तुम लोगों की जुबान से मेरी बीवी के खिलाफ एक शब्द भी निकला ना, तो तुम लोगों की कब्र मैं अपने घर में ही खो दूंगा। उसका गुस्सा देखकर रजत और रोशनी एकदम से कांप उठे। इस वक्त आगाज का चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल था। बेशक से कुछ भी हो जाए, उसे इतना गुस्सा आता था जितना कोई समस्तिका के बारे में एक शब्द भी कह दे तो आता था। समस्तिका ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोली, आप शांत रहिए जवान साहब, इनके कहने से मैं कैरेक्टरलेस नहीं हो जाऊंगी। मेरा खुदा और आप दोनों जानते हैं कि मैं कैसी हूँ और कैसी नहीं। बाकी लोगों का क्या है, लोग बोलते हैं और कुत्ते भौंकते हैं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा नजर आ रहा था। वो कभी किसी से कुछ नहीं कहती थी, लेकिन जब बात अब उसके मॉम डैड पर आई तो वो चुप नहीं रह सकती थी। वो अपने मॉम डैड की खुशी के लिए उनसे दूर हो सकती थी, तो उनके लिए रजत और रोशनी से लड़ना भी उसे बहुत अच्छी तरह से आता था। रजत अब दोबारा कुछ कहता उससे पहले ही वहां दरवाजे पर कदमों की आहट सुनाई दी। सबने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो वहां पर पुलिस और उनकी टीम आई हुई थी। आगाज ने ही उन्हें बुलाया था। वो जानता था कि रजत यहाँ पर किसी भी वक्त आता ही होगा, इसलिए उसने पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। पुलिस ने आते ही रजत और रोशनी को अरेस्ट करना शुरू कर दिया तो वो दोनों हैरान रह गए। रजत चिल्लाते हुए बोला, आप लोग मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया है? आकाश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्या तुम नहीं जानते तुम्हें किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है? पहले तुमने अपने मॉम डैड को चीट किया, उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। फिर तुमने अमांस और दिव्या की हेल्प की परी को पागल खाने पहुंचाने में। ये बोलते हुए उसका चेहरा बेहद सर्द था। ये जानकर मिस्टर मल्होत्रा और मिसेस मल्होत्रा के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। समस्तिका को पागल खाने पहुंचाने में रजत का भी हाथ था, इस बात से वो शॉक्ड हो गए थे। और साथ ही साथ रोशनी भी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व थी। आगाज एक गहरी सांस लेकर बोला, लिस्ट बहुत लंबी है रजत, सिर्फ इतनी सी नहीं है। मुझ पर अटैक किया तुमने, मैं जब शिमला में था मेरा एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की तुमने, मेरे शेयर्स के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, मेरी कंपनी के साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश की। क्या इतने केसेस बहुत है या फिर पूरी लिस्ट डिटेल्स के साथ दो? रजत और रोशनी का चेहरा शर्म से झुक गया। उन दोनों को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन अब उन दोनों के पास गुस्सा करने का भी ऑप्शन नहीं था। जिस तरह से आगाज ने उनकी हालत करके छोड़ी थी, अब वो गुस्सा दिखाने के लायक ही नहीं थे। उनके पास पैसों के नाम पर सिर्फ चिल्लर बचे थे और घर प्रॉपर्टी सब कुछ जा चुका था। आगाज इंस्पेक्टर की तरफ देखते भी बोला, ले जाइए इंस्पेक्टर, कहीं ऐसा ना हो पर्सनल रिश्तों में मैं पर्सनल दुश्मनी निकालने लगूं। अगर मैं इन्हें सजा देने पर आया तो इन दोनों का मुंह तोड़ दूंगा। उसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर रजत और रोशनी को वहां से ले जाने लगे। वो दोनों गिड़गिड़ा रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, खुद को माफी देने के लिए बोल रहे थे, लेकिन कोई भी अब उनको ना ही माफ करना चाहता था और ना ही उनकी तरफ देखना चाहता था। फिलहाल अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। समस्तिका मिस्टर और मिसेज मल्होत्रा के साथ थी और आगाज बस चुपचाप उसे देख रहा था। वैष्णवी जी और बाकी सब लोग भी वहीं पर मौजूद थे। आज आखिरकार समस्तिका की सारी गुनहगारों को सजा मिल ही चुकी थी। कुछ देर बाद समस्तिका सोफे पर बैठी हुई मिसेज मल्होत्रा के सीने से लगी हुई थी और वो उसके बालों को सहला रही थी। आगाज ने सोच लिया था कि उसने जितना कुछ भी रजत से वापस लिया है वो सब वो मिस्टर मल्होत्रा के नाम कर देगा। उसे बस अपनी परी की खुशियाँ चाहिए थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तकरीबन 1 महीने बाद दिवाली पार्टी। पूरा चौहान मैंसन खूबसूरती से सजा हुआ था। लाइट्स और क्रैकर्स की जगमगाती हुई रोशनी की वजह से माहौल और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था।
और साथ ही साथ उस पार्टी में जो सबसे ज़्यादा चमक रही थी वो थी समस्तिका आगाज चौहान, जिसने इस वक्त एक वाइन कलर की सिमरी साड़ी पहनी हुई थी। लेकिन फिलहाल वो पार्टी में नहीं थी, बल्कि अपने रूम में आसी और आस्तिक को तैयार कर रही थी। तभी दरवाजे से आगाज अंदर आया और समस्तिका की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें पता है, मैं नीचे गार्डन एरिया में 3-4 बार जा आया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ न कुछ कमी तो है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कमी क्या है। अब समझ में आया कि नीचे गार्डन एरिया में क्या कमी है। मेरी परी तो पार्टी में गई भी नहीं, तो पार्टी में मज़ा कैसे आए, वो रौनक कैसे आए जो मुझे मेरी परी की वजह से महसूस होती है। मेरी परी के बिना तो पार्टी अधूरी ही रहेगी ना। उसकी बात सुनते हुए समस्तिका, जो घुटनों के बल बैठी आस्तिक की गर्दन पर टाई सेट कर रही थी, वो आस्तिक का माथा हल्का सा चूमकर बोली, आप रेडी हो गए हैं बेटा, अब आप जाइए और मुस्कान मासी को बोल दीजिएगा, वो आपकी छोटी सिस्टर को भी ले जाएगी। समस्तिका ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और तुरंत वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद समस्तिका ने आगाज की तरफ देखा और बोली, तो अब कहिए चौहान साहब, क्या कह रहे थे आप? आपकी पार्टी की रौनक मैं हूँ। आगाज ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोला, बिल्कुल भी नहीं। समस्तिका हैरान हुई, क्योंकि अभी अभी तो आगाज ने यही कहा था कि उसके बिना पार्टी अधूरी थी। आगाज हल्का हल्का मुस्कुराते हुए समस्तिका के पास आया और अगले ही पल उसने समस्तिका के बिल्कुल करीब होकर उसकी कमर को थाम लिया और फिर उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर बोला, तुम्हारे बिना सिर्फ मेरी पार्टी अधूरी नहीं है परी, तुम्हारे बिना तो मेरी जिंदगी अधूरी है। तुम सिर्फ चौहान मेंशन में होने वाली पार्टी की रौनक नहीं हो, तुम पूरे चौहान मेंशन की रौनक हो। तुमसे ही तो चौहान मेंशन की खुशियाँ हैं, और तुमसे ही तो मैं हूँ। तुमसे ही तो ये आगाज चौहान है। उसकी बात सुनते हुए समस्तिका का चेहरा शर्म से लाल होने लगा था। वो मुस्कुराते हुए अपना चेहरा झुकाने लगी, तो आगाज ने तुरंत उसके गाल पर अपना हाथ रखकर उसका चेहरा वापस ऊपर की तरफ उठाया और बोला, तुम्हें पता है, वैसे तो तुम मुझे हर रूप में, हर बार, हर पल अच्छी लगती हो, लेकिन जब तुम ये शर्माती हो, इस तरह से नजरें झुकाती हो ना, सच में उस वक्त मेरी जान निकलती है। समस्तिका पीछे की तरफ हटते हुए बोली, छोड़िए न मुझे चौहान साहब, मुझे मुझे नीचे जाना है। सब लोग पार्टी में हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ये बोलते हुए वो हकला रही थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि आगाज और उसके बीच किसी प्रकार के कोई रोमांस की कमी थी, लेकिन हर बार जब आगाज उसकी तारीफ करता था तो वो बस ऐसे ही शर्माती थी। आगाज ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपने करीब किया और बोला, इतनी भी क्या जल्दी है पार्टी में जाने की, पहले मुझे तो तुम्हें अच्छे से निहार लेने दो। ये बोलते हुए वो उसे और भी ज़्यादा इंटेंस नज़रों से देखने लगा था। वो उसका हाथ पकड़कर उसे अब सामने ड्रेसिंग की तरफ लेकर आया और फिर वहाँ से काजल उठाकर उसके कान के पीछे लगाते हुए बोला, पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, अगर किसी की नज़र मेरी परी पर चली गई तो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसलिए नज़र का टीका लगाना तो ज़रूरी है ना। उसकी बात सुनकर समस्तिका बस उसकी तरफ देखती रह गई। वो मुस्कुराती हुई बोली, आपको पता है चौहान साहब, आप ये जो मेरी तारीफ करते हैं ना, मैं इन तारीफों के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर कोई तारीफ का हकदार है तो वो आप है। आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं चौहान साहब। आप जैसा इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। आगाज ने उसे घूर कर देखा। समस्तिका तुरंत बोली, बोलने दीजिए न चौहान साहब, कभी कभी तो मौका मिलता है। आपको अगर इंसान कहो तो गलत होगा, क्योंकि आप इंसान नहीं, एक फरिश्ता है जो मेरी ज़िंदगी में आया और मुझे मेरी ज़िंदगी से दोबारा रूबरू करवाया। मैं तो तबाह हो गई थी चौहान साहब, लेकिन आपने उस तबाही में अपने इश्क का रंग घोल दिया। वो ज़िंदगी जो एकदम मुरझा चुकी थी, बस सांसें थी मेरे अंदर, पर घर खत्म हो चुकी थी, लेकिन आपके इश्क के रंग ने मेरी पूरी जिंदगी को खूबसूरत बना दिया। आगाज मुस्कुराया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला, इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं हवा में उड़ने लगा तो, कहीं अपने इश्क का रंग में कहीं और भी घोलना शुरू कर दिया तो? उसकी बात पर समस्तिका ने तुरंत उसके गिरेबान को कसकर मुट्ठी में जकड़ लिया और उसे धमकी देते हुए बोली, खबरदार, अगर किसी की तरफ नज़र उठाकर भी देखा तो, अगर इश्क में तबाह होना जानती हूँ तो तबाह करना भी जानती हूँ। उसका ये कहना जैसे आगाज के दिल पर वार कर गया। उसने अपने सीने पर
अपना हाथ रखा और बोला, बड़ी जालिम बीवी मिली है मुझे, लेकिन इसी बीवी से इश्क है मुझे। ये बोलकर अब उसने समस्तिका के चेहरे को दोबारा अपने हाथों में थामा और फिर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। तभी अचानक से बेड पर लेटी हुई आसी रोने लगी। समस्तिका और आगाज दोनों ने पलटकर उसकी तरफ देखा और दोनों की हंसी छूट गई। समस्तिका जल्दी से बोली, जाइए, आपकी प्रिंसेस को जलन हो रही है मुझसे, जाइए जाकर पहले उसे संभालिए। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी तो आगाज ने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे भी बिस्तर पर ले गया। उसने समस्तिका को अपनी गोद में उठाया और आसी को अपनी एक बाजू पर उठा लिया। वो तुरंत बोला, मैं तुम दोनों को अच्छे से संभाल सकता हूँ, क्योंकि एक मेरी प्रिंसेस है तो एक मेरी क्वीन। ये बोलते हुए उसने एक नज़र आसी को देखा और फिर दूसरी नज़र शमस्तिका को। तभी आस्तिक वहाँ पर आया और बोला, अच्छा, और मैं क्या हूँ आपका? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर शिकायत साफ नज़र आ रही थी। उसे देखते हुए अब शमस्तिका और आगाज दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर आगाज ने आसी को नीचे बिस्तर पर लेटाकर अपने हाथ आस्तिक की तरफ बढ़ाया और बोला, आप तो अपने डैड की जान हो बेटा, आपके बिना तो आपके डैड कुछ भी नहीं। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ आस्तिक की तरफ बढ़ा दिए थे। समस्तिका मुस्कुराते हुए पीछे हट गए थे और आस्तिक भी तुरंत अब भागता हुआ आगाज के पास आया। आगाज ने उसे तुरंत अपने सीने से लगाया और उन दोनों को यूं देखकर समस्तिका की आंखों में नमी तैर गई। आगाज ने सिर्फ उसे ही नहीं, आस्तिक को भी सच्चे दिल से अपनाया था। कभी उसे प्यार देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसे आंसू बहाते हुए देख जब आगाज ने उसे घूरा तो समस्तिका तुरंत बोली, खुशी खुशी से रो रही हो चौहान साहब, जरा सी भी तकलीफ नहीं हो रही है। आगाज ने अब समस्तिका की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो समस्तिका भी तुरंत उसके पास आई। अब एक तरफ आस्तिक था और दूसरी तरफ समस्तिका, और उसी वक्त आसी फिर से रोने लगी। उसे रोते हुए देख अब फिर से समस्तिका की हंसी छूट गई थी। सच में कितनी जल कुकड़ी थी आसी, जो आगाज और समस्तिका की प्यार की निशानी थी उनकी आसी। अब ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी के साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगी कि एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आऊँ। प्लीज़ आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। थोड़ी बहुत समय की कमी थी इसलिए ऐसा हो रहा था, और नेटवर्क भी अच्छा नहीं था क्योंकि मैं गांव आई हुई हूँ।